बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ 1980 के दशक में, जो काशीराम जी ने शुरू किया, बहन जी ने शुरू किया, तो वो भी तो लास्ट में भाजपा की गोद में ही जाके बैठ गए। अब आज भी बैठे हुए हैं। मैं तो हर कोई मानता है इस देश में, हमारे मानने ना मानने से न हो, लेकिन तमाम लोग मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए दलित लीडरशिप भी जिम्मेदार है कि वो अपनी आवाज को उठाने में या तो डरते हैं, हिचकते हैं, और या तो सोचते हैं कि यार जो सत्ता सुख मिल रहा है लो, बाकी सब दलित का जो उत्थान होना है वो हो ही जाएगा। कोविंद साहब ने कभी स्टार्ट किया, या जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या उन्होंने कभी भी सरकार के किसी गलत फैसले पर सवाल उठाया? देखिए, राष्ट्रपति के पास पावर होता है। ज्ञानी जैल सिंह ने भी पावर दिखाया था एक बार राजीव गांधी जी को, पोस्टल बिल को अपने पास ही रख लिया, वो निकला ही नहीं। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति में अगर दम कम हो तो कई महत्वपूर्ण मसलों पर पूछ सकता है। कांग्रेस का परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ता है, कांग्रेस की सीटें बढ़ती है, तो इसका प्रत्याशित लाभ फिलहाल दिल्ली में भाजपा को मिल सकता है। ये खतरा है, ये मानना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की जो भी आलोचना होती रही हो, कांग्रेस की कुछ नीतियों के कारण पंजाब में काफी पंजाब का नुकसान भी हुआ, इसमें हम इससे दो राय नहीं रखते कि कांग्रेस की नीतियों के कारण पंजाब में कुछ नुकसान भी हुआ। लेकिन जहां तक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन की पंजाब में बात आई, समाज के और समुदाय के हर तबके के, तो ज्ञानी जैल सिंह जैसे पिछड़े को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया था, इसमें कोई शक नहीं है। और चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था पंजाब में। कि आप जो पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है कि बाबा साहब का वोट चाहिए, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन पद देने की बारी आएगी, जब उनको महत्वपूर्ण पद देने की बारी आएगी, तो वहां पे आप कंडी काट जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मसला राहुल गांधी ने उठाया है। दिल्ली के अंदर भी जब दलित रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो मैं समझता हूँ कि जो 2-3 दलित नेता केजरीवाल के साथ थे, तो वो पार्टी छोड़कर ही चले गए। चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे वो एक आनंद साहब थे जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। प्रतिज्ञा पे इस्तीफा लिया गया था राजेंद्र पाल गौतम से। हाँ, तो राजेंद्र पाल गौतम इनके एक बड़े दलित नेता थे, दिल्ली सरकार में मंत्री भी थे। आज दिल्ली चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को लेकर, बीजेपी को लेकर काफी हमलावर हो गए। अरविंद केजरीवाल के नवरत्नों की लिस्ट पढ़ रहे हैं सभाओं में। 1 नंबर पर अरविंद केजरीवाल, दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया, तीसरे नंबर अतिशी। पहले सुनिए वीडियो, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी पर भी, बीजेपी पर भी और कांग्रेस की रणनीति पर भी। पूरा वीडियो देख लीजिए। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। यह है केजरीवाल जी की टीम। यहां लिखा है टीम केजरीवाल, 9 लोगों की फोटो है। नाम पढ़ लेता हूं, नाम पढ़ता हूं। पहले नंबर पे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शराब का घोटाला किया, करोड़ों रुपए आपसे चोरी किए। दूसरे नंबर पे उनके पार्टनर मनीष सिसोदिया, बिल्कुल, जिन्होंने उनकी मदद की स्कैम करने के लिए। तीसरे नंबर पे आतिशी सिंह, चौथे पे संजय सिंह, 5वां सत्येंद्र जैन, छठा राघव चड्ढा, 7वां संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा। अब मुझे बताइए, इनकी जो क्रैक टीम है, अरविंद केजरीवाल की स्पेशल टीम जो है, इसमें आप मुझे एक दलित नाम दिखा दीजिए, एक पिछड़े का नाम दिखा दीजिए, एक मुसलमान नाम दिखा दीजिए, एक सिख नाम दिखा दीजिए। कहां है? तो ये अपनी टीम बनाते हैं, और जब आपके खिलाफ हिंसा होती है, जब दिल्ली में रायट्स हुए, आपको याद होगा राहुल गांधी आपके पास आया था और केजरीवाल जी कहीं नहीं आए थे। आए थे? कहां थे केजरीवाल? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब हैं, लेखक हैं, विश्लेषक हैं। उनकी एक किताब अभी जल्दी ही आ रही है पुस्तक मेले में, उस किताब को हम लोग पढ़ेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। बहरहाल दिल्ली चुनाव पे संजीव जी से बात करते हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। आपने वीडियो तो सुन ही लिया होगा नवरत्नों की। हाँ, वीडियो राहुल गांधी ने कल जो राहुल गांधी की वो एक सभा की वीडियो लग रही है, हमको लगता है एक जनसभा ही है दिल्ली की चुनाव में। जनसभा जी, जनसभा है, और उसमें उन्होंने केजरीवाल के
जो कि टीम केजरीवाल की जो चर्चा करी है, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ इशारों में उन्होंने कहा है कि केजरीवाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो तो अपने दफ्तरों में लगा रहे हैं, लेकिन जब बाबा साहब के बंदों को रिप्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तो वहां पे टीम केजरीवाल में एक भी व्यक्ति उनसे संबंधित नहीं है, दलित नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, पिछड़े नहीं है। तो देखिए, जो मैं जब उस भाषण के सुनने के बाद मैंने देखा कि ये जो 9 लोग हैं उसमें उनकी जातीय पक्ष क्या है। तो देखिए, केजरीवाल तो खुद वैश्य समुदाय से हैं, और उसके बाद जो 3 नाम आए हैं, संजय सिंह, आतिशी सिंह और मनीष सिसोदिया, ये तीनों राजपूत समुदाय से संबंधित हैं। सत्येंद्र जैन जो है वो बनिया है, जैन है, बनिया है, और राघव चड्ढा जो है पंजाबी खत्री है, सौरभ भारद्वाज ब्राह्मण है। तो इस तरह से एक टीम केजरीवाल का अगर जातीय गुणागणित अगर देखा जाए दिल्ली के हिसाब से, तो वो जातीय गुणागणित है जिसपे ऊंची जातियों का बाहुल्य है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ब्राह्मण भी है, इसमें ठाकुर भी है, इसमें बनिया भी है, और वही बैस और पंजाबी खत्री भी है। दिल्ली में चूंकि पंजाबी खत्री भी है, दिल्ली में बनिया भी प्रभावी है, बनिया काफी प्रभावी है, मुगल काल से बनिया प्रभावी है। मुसलमान और दलित गायब है, मुसलमान और दलित गायब, मुस्लिम और दलित गायब होना इसलिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा है कि अगर वोटिंग पैटर्न के हिसाब से दें, वोटिंग के लिहाज से देखें, तो दिल्ली में अल्पसंख्यकों की आबादी भी अच्छी है, दलितों की आबादी भी अच्छी है, और इस आबादी को कैसे इग्नोर किया गया है और क्यों केजरीवाल ने इग्नोर किया है, जब अपने दफ्तर में दिल्ली से लेकर पंजाब तक, इवन कि पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है, तो सारे मंत्रियों के दफ्तर में बाबा साहब बहुत प्रमुखता से लगाए गए हैं। बाबा साहब का जो फोटो है प्रमुखता से सरकारी दफ्तरों में हर जगह है। तो जब सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब को लगाने का जो प्रतीक है, उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग तो यही है कि ना कहीं आप दलित समाज के मतदाता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के सिद्धांतों के अनुगमन करते हैं, उनके साथ हैं। तो क्या सिद्धांत का अनुगमन उतना ही है कि सिर्फ दलितों का वोट लेना है? दलित रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है तो आप कहाँ हैं? दिल्ली के अंदर भी जब दलित रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि जो 2-3 दलित नेता केजरीवाल के साथ थे, तो वो पार्टी छोड़कर ही चले गए। चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे वो एक आनंद साहब थे जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। प्रतिज्ञा पे इस्तीफा लिया गया था राजेंद्र पाल गौतम से। हाँ, तो राजेंद्र पाल गौतम इनके एक बड़े दलित नेता थे, दिल्ली सरकार में मंत्री भी थे, और दिल्ली सरकार में मंत्री भी थे, और मंत्री होने के बाद भी उनसे रिजाइन लिया गया, वो पार्टी छोड़ भी गए। पार्टी उनको यहाँ छोड़ने के कार्य तो एक तरह से मजबूर किया गया पार्टी छोड़ने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल साहब को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगा रहे हैं, बाबा साहब का हर जगह नाम लेते हैं, जब अमित शाह जी ने बाबा साहब के लेकर जो स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट के अंदर, तो आपने एक वीडियो जारी किया था जी, बाबा साहब के प्रतिमा के साथ अपना वीडियो जारी करते हुए कहा था। तो फिर बाबा साहब के जो प्रतिनिधि हैं वो कहाँ हैं आपकी टीम में? मंत्रिमंडल में उनकी भागीदारी कितनी मजबूती से है? किन मंत्रिमंडल में भागीदारी भी अगर आप सिंबॉलिक देते हैं तो उनके पास मंत्रालय क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट, समाज कल्याण, महिला, बाल विकास, महिला। तो फिर तो ये देखना होगा ना कि आप जो पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है कि बाबा साहब का वोट चाहिए, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन पद देने की बारी आएगी, जब उनको महत्वपूर्ण पद देने की बारी आएगी, तो वहां पे आप कंडी काट जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मसला राहुल गांधी ने उठाया है दिल्ली के अंदर। स्कॉलरशिप का ही मसला है, अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप, और सिर्फ अभी 10 साल में 15 साल में 5 बच्चों को मिला है मैक्सिमम दिल्ली के अंदर। जी, 5 लाख रुपए मात्र। तो ये एक इम्पोर्टेंट मसला है कि बाबा साहब के नाम का और दलित वोट के अपनी तरफ लाने को लेकर जो भी एक आपने खाका बनाया, तो वो खाके की जो सीमा सिर्फ यही है कि आप उनका वोट चाहते हैं, उनकी भागीदारी आप नहीं तय करना चाहते हैं सत्ता में, व्यवस्था में, प्रशासनिक अमले में और फैसलों में। जो भी एक फैसला हो रहा है सरकार का, तो उस फैसला लेने में उनकी सामूहिक जो भागीदारी एक होती है लोकतंत्र में, तो उनकी भागीदारी कितनी है। और मैं समझता हूं कि पंजाब जैसे राज्य में जहां पे 34% दलित आबादी है,
30 से 32 से 33-34% दलित आबादी है। खैर उसमें सिख दलित ज्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब बात आती है कि दबे कुचले समाज की बात आती है, तो चाहे वो बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, तो उस सबों को रिप्रेजेंटेशन देने की बारी आती है। तो पंजाब जैसे स्टेट में भी कम से कम एक लगातार ये सवाल उठता रहा है कि पंजाब में जब चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर बना दिया था, तो उसके बाद जब सरकार आई, तो मैं ये नहीं कहता कि भगवंत मान को बनाकर गलत किया, भगवंत मान को बनाया, लेकिन जो दलित समुदाय के जो लीडर्स थे उनको डिप्टी सीएम, कम से कम एक डिमांड थी कि एक दलित डिप्टी सीएम होना चाहिए, लगातार डिमांड थी, एक दलित समुदाय का डिप्टी सीएम और एक ओबीसी समुदाय का डिप्टी सीएम होना चाहिए, या हिंदू समुदाय का होना चाहिए। तो इन्होंने हिंदू प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जब देखा कि हिंदू समुदाय में कुछ नाराजगी हो रही है, तो पंजाब में एक हिंदू समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन समुदाय के उनके पास पढ़े लिखे नेता भी हैं पंजाब में, उनको डिप्टी सीएम बनाने में क्या प्रॉब्लम? हाँ, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लंबे समय से लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे। जब आम आदमी पार्टी की जब सरकार नहीं थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा। तो वो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, अच्छा लॉयर भी है। तो उन लोगों को भी, उनको भी मतलब कि ये था कि चलिए मतलब उनको बनाए, किसी को बनाए, एक डिप्टी सीएम तो आप देंगे ना कम से कम, कि एक डिप्टी सीएम जो है, आप जब कांग्रेस ने एक परंपरा खोली, ज्ञानी जैल सिंह, ये आपको मानना पड़ेगा कि पंजाब के अंदर बेशक चाहे कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की जो भी आलोचना होती रही हो, कांग्रेस की कुछ नीतियों के कारण पंजाब में काफी पंजाब का नुकसान भी हुआ, इसमें हम इससे दो राय नहीं रखते कि कांग्रेस की नीतियों के कारण पंजाब में कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन जहां तक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन की पंजाब में बात आई समाज के और समुदाय के हर तबके के, तो ज्ञानी जैल सिंह जैसे पिछड़े को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया था, इसमें कोई शक नहीं है, और चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था पंजाब में। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी को इस रास्ते पे सिर्फ व्यवहार रूप में चलना चाहिए, और राहुल गांधी ने एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है। अब हमें नहीं पता कि दिल्ली इलेक्शन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक बात लगातार ये उठ रही है कि, और इससे मैं भी थोड़ा सहमत हूं, कि अगर कांग्रेस दलित और मुस्लिम वोटों में अगर सेंध लगाती है, तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। तो देश के लिए अभी बहुत बड़ा खतरा अपोजिशन की नजरों में केजरीवाल नहीं है, सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी है। तो कई लोगों की प्राथमिकता ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे, बेशक केजरीवाल आ जाए। तो ये भी एक फैक्टर काम कर रहा है कि अगर केजरीवाल का वोट करता है दलित और मुस्लिम बर्ताव, जैसे अवैसी साहब लड़ रहे हैं वहां पे, AIM जो लड़ रहे हैं, तो अगर वो 2 सीटों पे 3 सीटों पे अगर मुस्लिम वोटों को काटते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होना है, उसका फायदा और किसी को नहीं होना। कांग्रेस भी अगर जीतने की स्थिति में है तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस अगर वोट कटवा की स्थिति में है, तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, और कांटे के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। हमारा जहां तक अभी जानकारी आ रही है कि 15 से 20 सीटों पे बहुत कांटे का मुकाबला है। कई सीटों पे केजरीवाल की बहुत अच्छी लीड है, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 30-32 सीटों पे केजरीवाल कंफर्म है, लेकिन बाकी 15-20 सीटों पे काफी ज्यादा कांटे का संघर्ष है। और अगर वहां पे वोट दलित वोटों में बंटवारा हो और फिर मुस्लिम वोटों में अगर बंटवारा हो, तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोपेगेंडा मशीन है, इसमें काफी जर्नलिस्ट भी हैं उस प्रोपेगेंडा मशीन में, जो भाजपा के प्रोपेगेंडा मशीन में, तो दिल्ली चुनावों को लेकर उनकी टिप्पणियां देखकर मैं बड़ा हैरान था। वो लगातार लिख रहे थे कि कांग्रेस के रिजल्ट में लोगों को अचंभे में डालेगी। जो कुछ पत्रकार जो भाजपा के पेरोल पे हैं, वो लगातार लिख रहे थे कि कांग्रेस अचंभे में डालेगी भारतीय जनता पार्टी और आपको। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसकी गहन पड़ताल करी कि आखिर ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो पता चला कि वो एक स्ट्रेटजी के तहत लिखा जा रहा था कि कांग्रेस को मजबूत दिखाया जाए और कांग्रेस आपके वोटों में सेंध लगाए और भारतीय जनता पार्टी के जीत का मार्ग प्रशस्त करे। वो एक स्ट्रेटजी बीजेपी की रही है इस दिल्ली चुनाव में, और पिछले 15-20 दिनों में लगातार वो टीम ये दिखाती रही कि कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है और कांग्रेस 15 से 18 सीट लेके जा सकती है, कांग्रेस 20 सीट लेके जा सकती है, ताकि वोटरों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो और उस कंफ्यूजन की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान हो जाए। और जिस ढंग से प्रधानमंत्री उतरे भी हैं अपने प्रचार में, चुनाव प्रचार में, दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने इसको प्रेस्टीज इशू बना रखा है दिल्ली चुनाव को। तो मेरा मानना है कि ये भी एक तय है कि अगर कांग्रेस का परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ता है, कांग्रेस की सीटें बढ़ती है, तो इसका प्रत्याशित लाभ फिलहाल दिल्ली में भाजपा को मिल सकता है। ये खतरा है, ये मानना पड़ेगा। नवरत्न पे आते हैं,
राहुल गांधी ने नवरत्न पे सवाल उठाए हैं। जी भाजपा के नवरत्न कौन है और कांग्रेस के नवरत्न कौन है? देखिए, दो एक इम्पोर्टेंट 21st सेंचुरी में जो तीसरा दशक है, तीसरे दशक में मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो इतनी चर्चा हो रही है पार्लियामेंट से लेके सड़क तक, तो मुझे लगता है कि इसकी उम्मीद तो बाबा साहब को भी नहीं रहेगी कि 21st सेंचुरी में इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और जिस ढंग से गृह मंत्री जी ने बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब को लेकर, और उसके बाद जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को डिफेंसिव होना पड़ा, और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव पैदा किया कि कांग्रेस जो है लगातार बाबा साहब का अपमान करती रही, दलितों का अपमान करती रही, तो उस नैरेटिव के दौरान बाद ये एक व्यवहारिक रूप से एक समीक्षा बनती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बाबा साहब के चीजों को फॉलो करती है तो एक इंपॉर्टेंट चीजों पे दबाव देना पड़ेगा, एक जवाब देना पड़ेगा कि देश में संसदीय लोकतंत्र में भाजपा से भी दलित सांसद जीत के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से दलित सांसद जीत के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी दलित विधायक जीत के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार है। तो एक सवाल उठता है कि जब आप बाबा साहब को कांग्रेस का दुश्मन बता रहे हैं, कांग्रेस को बाबा साहब का दुश्मन बता रहे हैं, कहते हैं कि लगातार कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, तो एक सवाल उठता है कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार में बाबा साहब के जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, दलित समुदाय के जो लोग हैं, उनको आपने पॉलिसी डिसीजन में कितना मौका दिया, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हो, चाहे वो मंत्रालय हो, महत्वपूर्ण मंत्रालय में मैं मंत्रालय से पहले चर्चा करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से पहले, जैसे टीम केजरीवाल की बात हुई तो उसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी या टीम मोदी की जब बात होगी, तो टीम मोदी की जब बात होगी तो 4 बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, 5-6 महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसमें होता है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय गृह है और डिफेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय विदेश है, इंपॉर्टेंट मंत्रालय में फिनांस आता है, इंपॉर्टेंट मंत्रालय में एनर्जी आता है, इंपॉर्टेंट मंत्रालय में कॉर्पोरेट अफेयर्स आता है, इंपॉर्टेंट मंत्रालय में एग्रीकल्चर आता है, ये सारे मंत्रालय हैं। हाँ, तो मेरा ये HRD आता है, तो मेरा ये मानना है कि क्या आपके जो दलित सांसद जीत के आ रहे हैं देश भर में, जितने भी भाजपा के दलित सांसद हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि अभी कितने उनके दलित सांसद जीत के आए हैं, उसमें से कोई भी ऐसा योग्य आपके पास दलित सांसद नहीं है जो पॉलिसी मेकिंग में आए, विदेश मंत्री बने, वित्त मंत्री बने, और अपने क्या कहा जाता है गृह मंत्री बन सके। मान के चलिए कि आप ज्ञान दलितों को नहीं होता, आप कह दीजिए वित्त का ज्ञान नहीं होता, गृह का तो ज्ञान है, और जब एक तरफ आप मान रहे हो कि दलितों को लॉ का ज्ञान है, आप लॉ मिनिस्टर बनाए, लेकिन आप कैबिनेट रैंक का दर्जा नहीं दे रहे हो, आपने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है, बेशक स्वतंत्र प्रभार दे रखा है, लेकिन आपने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर नहीं है, आपने उनको बनाया। और तो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर आए हैं, उनके पास मंत्रालय क्या है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वीरेंद्र कुमार है, कोई मध्य प्रदेश से सबसे कई बार कहते हैं 10-12 बार जीत के आए हैं वीरेंद्र कुमार, दलित सांसद है, बहुत पुराने दलित सांसद है, बहुत वरिष्ठ दलित सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनको भी आपने कौन सा मंत्रालय दे रखा है। तो सवाल है कि पॉलिसी मेकिंग में तो आपको फिर दलितों पर विश्वास नहीं है। दलित लोग पालकी ढोने के लिए आए हैं, पालकी ढोने के लिए, पालकी ढोने के साथ साथ अंदरूनी कमरे में विचार विमर्श करते हैं कि ये अयोग्य है, तो आप योग्य दलित क्यों नहीं ढूंढ पाए? 70 साल में बहुत सारे योग्य दलित हैं। अब मैं तो मानता हूं कि जो मेघवाल साहब हैं योग्य हैं, सिविल सर्विसेज में बहुत लंबे समय से रहे, बहुत सारे दलित रिटायर्ड IAS अफसर हैं, अश्विन वैष्णव को जैसे आपने रिटायर्ड IAS को रेलवे मंत्री बनाया, एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं अश्विन वैष्णव साहब, तो आप इसी तरह से आपको लगता है कि आम दलित जो है वो अयोग्य है, तो आप रिटायर्ड IAS बहुत योग्य हैं, आप उन्हीं में से किसी को रिप्रेजेंटेशन दो, पॉलिसी मेकिंग में फैसले बनाने में उनको दो, तो वो आपने दिया नहीं। लेकिन तर्क देते हैं, तर्क देंगे कि हमने कोविंद साहब को बना दिया राष्ट्रपति, हमने तो पहले भी नारायणन बने थे, नारायणन तो काफी योग्य थे, द्रौपदी मुर्मू को आपने बनाया, लेकिन सवाल ये है कि फैसले लेने वाले पदों पे कौन है? राष्ट्रपति क्या महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, पॉलिसी डिसीजन में उनका कोई रोल होता है? आपने कोविंद साहब को बना दिया, ठीक है, लेकिन क्या कोविंद साहब ने कभी भी किसी गलत फैसले पे असर्ट भी किया? KR नारायणन साहब ने असर्ट किया था एक फैसले पे, अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी के समय।
और नहीं, मैं जहां तक है कि उन्होंने किया, नारायणन साहब ने भाजपा के ही किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ जाती हुई थी या किससे हुई थी, जहां तक मुझे हल्की थोड़ी याद आ रहा है मुझे, तो नारायणन साहब ने संविधान के हिसाब से फैसला लिया था, मुझे एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है। तो नारायणन साहब ने जिस ढंग से असर्ट किया उसी ढंग से क्या कोविंद साहब ने कभी असर्ट किया, या जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या उन्होंने कभी भी सरकार के किसी गलत फैसले पर सवाल उठाया? देखिए, राष्ट्रपति के पास पावर होता है, ज्ञानी जैल सिंह ने भी पावर दिखाया था एक बार राजीव गांधी जी को, पोस्टल बिल को अपने पास ही रख लिया, वो निकला ही नहीं। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति में अगर दम कम हो तो कई महत्वपूर्ण मसलों पर कूद सकता है। जिस ढंग से राज्यों में राष्ट्रपति के तो एक बहुत बड़ी भूमिका गवर्नर के रोल पे ही होता है कि जिस ढंग से गवर्नर बिलों को रोक लेते हैं, गवर्नर राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तो क्या जो बिल राष्ट्रपति के पास आते हैं और टाइम पे वापस गए, या गवर्नर को अगर जो बिल गलत तरीके से राष्ट्रपति के पास भेजे गए तो क्या राष्ट्रपति ने सवाल पूछा राज्यों के गवर्नर से कि आप क्यों भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कांग्रेस के नवरत्न पे थोड़ा सा आप कह दीजिए संजय जी। नहीं, देखिए कांग्रेस के नवरत्न पे, देखिए मैं बात ये नहीं करूंगा कि मनमोहन सिंह का कार्यकाल क्या था, मनमोहन सिंह के टाइम में क्या हुआ। मनमोहन सिंह के टाइम में भी देखिए मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह के टाइम में और आर्थिक उदारीकरण में, देखिए दलित और पिछड़े समुदाय में दो तरह की बातें आती है। जब दलित समुदाय और पिछड़े समुदाय की बात आती है तो कहीं ना कहीं 1990 के बाद उदारीकरण का युग रहा, और उदारीकरण के युग में बहुत सारे फैसले कॉर्पोरेट सेक्टर लेती रही, तो कहीं ना कहीं रेशनल दलित और रेशनल बैकवर्ड या रेशनल अपर कास्ट भी इनके पसंद नहीं है। जैसे मोदी टीम मोदी में अगर आप देखिएगा तो अपर कास्ट भी जो है रेशनल नहीं है, कोई तार्किक अपर कास्ट नहीं है, रबर स्टैंप अपर कास्ट ही मंत्रालय में बैठे हुए हैं, जिनको जो डायरेक्शन मिलता है वो करते हैं। हालांकि अगर आप हम ये कहें कि किसी दलित को बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय दे देंगे तो बहुत ही अपने हिसाब से फैसला करेगा और अपने मर्जी से फैसला करेगा, तो इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है अब वो ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है, वो प्योर डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये लगभग स्थिति मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी थी। मुझे लगता है कि बहुत सारी गलतियां कांग्रेस ने भी करी, कांग्रेस के कार्यकाल में भी ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस के कार्यकाल में रेशनल कई लोगों को बाहर किया गया, बाहर का प्रेशर था, कॉर्पोरेट प्रेशर था, और बहुत सारे रेशनल या तार्किक बात करने वाले सारे आउट हुए, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका कांग्रेस को खामियाजा ही भुगतना पड़ा। कई राज्यों में कांग्रेस बहुत नीचे भी गई और कांग्रेस से समझ ही नहीं पाई कि किस तरह के लोग हमारी सरकारों में प्लांट हो रहे हैं, किस तरह के ब्यूरोक्रेसी प्लांट हुई, किस तरह से क्या कहा जाता है, कई लोग मंत्री जो थे किस तरह से अपोजिशन से मिले हुए थे, किस तरह से कार्रवाई हुई, किस तरह से उस जमाने में भी आदिवासियों और दलितों पे कार्रवाई हुई, और उसके लिए पी चिदम्बरम कितने जिम्मेवार माने गए। पी चिदम्बरम जो थे गृह मंत्री थे, तो कितने जिम्मेवार रहे। ग्रीन हंट चला, अगर आपको याद हो तो छत्तीसगढ़ तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं एक ये इस तरह का वर्ग काम कर रहा था जो कॉर्पोरेट डिजाइन में था और अलग अलग तरीके से काम कर रहा था। राहुल गांधी कर रहे हैं इंटरनल रेवोल्यूशन करेंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी के जो भाषणों से तो मुझे इनोसेंसी नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि वो क्रुक पॉलिटिशियंस की तरह नहीं बोल रहे हैं कि बोलते कुछ और है करते कुछ और है। मतलब कि वो जो बोल रहे हैं वो कार्य रूप में सामने नजर आ रहा है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कुछ लोग जो पिछले कुछ दिनों में दाएं बाएं हुए हैं, किनारे लगाए गए हैं, जो मुझे अलग अलग यूट्यूब से अलग अलग माध्यमों से जो बातचीत से हमें पता चलता है कि कई ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाए हुए थे, उनके साथ कुछ न कुछ अपनी यारी दोस्ती निभा रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और राहुल गांधी को ये भी समझ में आ गया कि कुछ राज्यों में जो हार हुई उनकी, वो हार कांग्रेस की गलतियां नहीं थी, इनके कांग्रेस के संगठन में जो घुसपैठ थी बीजेपी और आरएसएस की, उसके कारण हार हुई। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा के अंदर हो, कई तरह की ऐसी स्थितियां पैदा हुई जिसके कारण कांग्रेस की हार हुई। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी अगर व्यवहार रूप में अगर इसको लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पास अभी भी पॉपुलर वोट जो बीजेपी के पास है 34-35-36% ही है। तो जो बाकी वोट जो विपक्ष के खेमे में है उसको कैसे लाया जाए, या एंटी बीजेपी जो वोट है उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, और राहुल गांधी के पास उसकी तकनीक और एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी के प्रति या कांग्रेस के प्रति बहुत कुछ गलत नैरेटिव और न्याय भी हो रहा है। ठीक है, हम मानते हैं 1990 के उदारीकरण के बाद दलित, पिछड़े और तमाम जो लोग थे
वो हाशिए पे गए, आदिवासी राइट्स है, दलित राइट्स है, उसका उतना ही दमन कांग्रेस के राज में भी हुआ जितना दमन भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि लेकिन उससे पहले कि अगर आप देखेंगे 1970 के दशक में, तो आप ही के लगातार आप लोग भी उस बात को उठा ही रहे हैं। डॉक्टर जगजीवन राम जी का अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण मंत्रालय भी लिए, इंडिपेंडेंट फैसले भी लिए उन्होंने। ऐसा तो नहीं था कि उनको रबर स्टैम्प बनाया गया। और जब एकदम नहीं बागी हुए तो कांग्रेस से भी बाहर गए। अगर वो दब्बू होते और डरपोक होते तो शायद कांग्रेस से बगावत भी नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि उस समय के दलित जो कांग्रेस के अंदर भी दलित थे, वो एक लोकतांत्रिक आवाज उठाने के लिए दमखम रखते थे। तो गलती सिर्फ आप ये नहीं कहिएगा कि जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में जो अपर कास्ट जो एक ग्रुप्स है जो कंट्रोल करते हैं उनकी वो उनकी गलती है। गलती दलित लीडरशिप की भी है कि जब आप खुद ही नहीं उठाते, जो आप बात बोल रहे हैं पालकी उठाने वाला बनना चाहते हो तो उनको तो सूट करता है। मेरा ये मानना है कि जो जगजीवन राम ने दम दिखाया वो हम चिराग पासवान क्यों नहीं दिखाते, वो दम वो अपने वो जीतन राम जी क्यों नहीं दिखाते। या मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ 1980 के दशक में, जो काशीराम जी ने शुरू किया, बहन जी ने शुरू किया, तो वो भी तो लास्ट में भाजपा की गोद में ही जाके बैठ गए। आज भी बैठे हुए हैं। मैं तो हर कोई मानता है इस देश में, हमारे मानने ना मानने से न हो, लेकिन तमाम लोग मानते हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए दलित लीडरशिप भी जिम्मेदार है कि वो अपनी आवाज को उठाने में या तो डरते हैं, हिचकते हैं, और या तो सोचते हैं कि यार जो सत्ता सुख मिल रहा है लो, बाकी सब दलित का जो उत्थान होना है वो हो ही जाएगा, जो संविधान में दे रखा है उसके हिसाब से मिल जाएगा, हम लोग अपना उत्थान कर लें। तो मेरा मानना है कि इसके लिए दलित लीडरशिप भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है हर पार्टी के अंदर, जो अपनी आवाज को उठाना नहीं चाहते और अपने पुरानी लिगेसी, अपनी पुरानी बातों को, अंबेडकर को लोग याद करते हैं, जगजीवन राम जी को याद करते हैं, लेकिन बाबा साहब और जगजीवन राम जी को याद कर रहे हैं तो जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज उठाई। उनका वैचारिक विरोध महात्मा गांधी से हुआ बाबा साहब का, तो बाबा साहब ने अपने पक्ष को बहुत दमदारी से रखा, लास्ट आवर तक डिसिस्ट करते रहे। जगजीवन राम कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में अपनी बातों को भी मनवाया, अपने सारी चीजों को लागू भी करवाया, और महत्वपूर्ण मंत्रालय भी उन्होंने अपने हिसाब से रखा और अपने हिसाब से फैसले भी किए। तो वो सारी चीजों को अगर दलित लीडरशिप अगर उसको आज अपना ले, अपनी मांगों को मान ले, उनको पढ़ ही ले, कम से कम उनको पढ़ के उस हिसाब से अपनी पार्टी के अंदर आवाज उठाए, तो मैं समझता हूं कि ये फिर बदलाव आएगा। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने एक अच्छी परंपरा शुरू करी है। ये सब बातें खुल के बोलने के बाद मुझे लगता है कि दूसरी पार्टियों के जो दलित नेता हैं, और मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दलित नेता कई हैं, वो आम आदमी पार्टी के अंदर जो दलित लीडरशिप है, जो जहां भी हो, पंजाब में थोड़े से दिल्ली में है, बाकी तो और आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वहां भी दलित लीडरशिप को अपना पक्ष खुद रखना चाहिए, दूसरी उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और बहुत कुछ उम्मीद हम वो अब उस मूवमेंट से भी नहीं उम्मीद कर सकते, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी का डर अब भाजपा और कांग्रेस में या कोई भी क्षेत्रीय पार्टियों में खत्म हो।